गाइस, वेलकम टू आईएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर। तो हमारा न्यू चैप्टर है द्वितीयक क्रियाएं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं और आपने इसके बारे में जाना भी था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पर उससे पहले आप मुझे प्लीज़ अपने 20 सेकेंड्स दे दीजिए। आई एम रियली सॉरी, बट ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्हें नोट्स चाहिए, तो फिर ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो बस 20 मिनट्स। हाँ, तो जैसा कि आप ये सामने देख रहे होंगे, UPSI संग्राम के लिए कुछ नोट्स हैं जो 149 रुपीज़ में दिए जा रहे हैं। 250 PDF है जो कि बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक है। अगर आपको चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9455527233। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे 20 सेकंड्स के लिए कहा था। देखिए हम 30 पे गए थे एंड 50 पे हम वापस आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विनिर्माण। तो द्वितीय क्रियाओं में क्या होता है? देखिए, अगर प्राथमिक क्रिया की बात की जाए तो किसी भी चीज़ का निर्माण प्रारंभ से होगा, लेकिन अगर द्वितीय क्रियाओं की बात की जाए तो उसका विनिर्माण होगा, यानी कि उसका फिर से निर्माण होगा। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि आखिर कई सारी चीज़ों के बारे में जाना जाएगा। जैसे प्राथमिक चीज़ों में हमारे लिए फूड बहुत इम्पॉर्टेंट था, फिर आवास बहुत इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। लेकिन द्वितीयक स्टेजेस पे क्या आता है? पैसा, यानी कि फाइनेंस, आर्थिक स्थिति। उसके लिए हमें बिज़नेस बहुत ज़रूरी है। तो उसमें हम जानेंगे कि बाज़ार क्या है, कौन कौन से बिज़नेस होते हैं। उससे पहले ये जानते हैं यांत्रिकरण। यांत्रिकरण से तात्पर्य है किसी कार्य को पूरा करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना ही यांत्रिकरण कहलाता है। आगे चलते हैं प्रौद्योगिकी या नवाचार। प्रौद्योगिकी या नवाचार शोध एवं विकासमान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रण करने के लिए अपशिष्टों के निस्तारण एवं अदक्षता को समाप्त करने तथा प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण। अगर हम आधुनिक निर्माण की बात करते हैं तो उसकी कई सारी विशेषताएं होती हैं। जैसे यदि हमें आधुनिक मॉडर्न एज में निर्माण करना है तो हमें क्या क्या चाहिए? अधिक पूंजी चाहिए, बड़े संगठन चाहिए, प्रशासकीय एवं अधिकारी वर्गों का सहायता चाहिए, तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। आइए आगे चलते हैं। बाजार तथा अभिगम्यता। उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कार्य उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए उपलब्ध बाजार का होना होता है। माल यानी कि जो भी सामान हमें बेचना है वो तो उपलब्ध हो ही जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसका एक निश्चित बाजार ढूंढना। बाजार वो जगह है जहाँ पे उस चीज़ की मांग होती है, ठीक है। जैसे यदि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ आप ले लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आम हो गया, ठीक है, तो वो इस टाइम आप किसी भी बाज़ार में देंगे, फल मंडी में, तो वो बहुत आसानी से बिक जाएगा, लेकिन वही ठंडी के मौसमों में नहीं बिकेगा। तो यही देखना होता है कि किस चीज़ की मांग कहाँ पे ज़्यादा है, तो उसे उस सही स्ट्रैटेजी के साथ लगाने पे ही प्रॉफिट होता है। आगे चलते हैं कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। अब देखिए, उद्योग के लिए यदि कच्चा माल चाहिए तो थोड़ा टाइम देना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर पेपर कोई मिल है तो उसे उद्योग के लिए कच्चा माल चाहिए, तो उसे पेड़ों की आवश्यकता होगी, तो उसे वो उतना टाइम तो चाहिए ही जितना टाइम उसे लगाना होगा, और उसके लिए उसे किसी चीज़ पे डिपेंड रहना होगा, पेड़ों पे और भी कई सारे मज़दूरों पे जो उस पेपर के लिए कच्चे माल को तैयार करेंगे, ठीक है। श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। अब श्रम आपूर्ति क्या है? यदि उद्योगों में जैसे एक बड़ा सा उद्योग चला रहे हैं, कोई मिल या कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, तो कोई एक आदमी तो उसमें कार्य करके सब कुछ चला नहीं सकता। यदि मशीनें हो भी ना तो भी 200 से 300 लोग तो चाहिए ही होते हैं, और अब उन श्रम की आपूर्ति के लिए हमें उन लोगों की आवश्यकता तो होती ही है, और उसमें भी कुशल श्रमिक अगर मिलेंगे तो ही तो प्रॉफिट होगा ना। शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है उसके लिए हम कई सारे ऊर्जा के स्रोतों के समीप लगाते हैं। जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम का उद्योग, उसे जैसे कोयला प्रमुख शक्ति का साधन था, आजकल जल विद्युत एवं खनिज तेल भी कई उद्योगों के लिए शक्ति का प्रमुख साधन हो गए हैं। परिवहन एवं संचार की सुविधाएं। यदि हमें किसी जंगल से कच्चा माल लेके जाना है, उसके बाद उस मिल में बनाना है, तो उसके लिए हम ऐसा जगह चुनेंगे ना जहां जाने आने में हमें बहुत ज़्यादा खर्च या फिर बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। जैसे कि यदि आपको किसी तेल या लिक्विड का कोई कार्य करना है तो आप सोचेंगे ना कि हाँ, पत्थर वाली जगहों से हम बचें, क्योंकि वहाँ गिरने की ज़्यादा दिक्कत रहेगी कि हाँ आपका तेल गिर सकता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे सुरक्षा देखी जाती है। सरकारी नीति। अब संतुलित आर्थिक विकास के हेतु सरकार प्रादेशिक नीति भी
बनानी ला सकते हैं ना। जैसे अभी अभी नीति आई है, स्टोरेज के लिए आज़ादी मिल गई है, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, मतलब जिनकी भी फैक्ट्रीज़ हैं उनके लिए वो फ़ायदेमंद है। स्वच्छंद उद्योग क्या होता है? तो ये उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं या किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है अथवा नहीं है उन पे निर्भर नहीं रहते हैं। यह उद्योग संगठक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें उत्पादन जो है वो काफ़ी कम मात्रा में होता है, प्रदूषण भी काफ़ी कम मात्रा में होता है। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, यदि विनिर्माण उद्योगों का हम वर्गीकरण करते हैं तो उन्हें किन किन बेसिस पे डिवाइड किया जाएगा? आकार हो गया, कच्चा माल तथा स्वामित्व के आधार पे किया जाएगा कि कितना बड़ा बिजनेस है तो उसके अंतर्गत हम कितनी पूंजी लगाते हैं, कितने लोग श्रमिक हैं, कितने लोग कार्य करते हैं, उसमें छोटी कुटीर है या बड़ी कुटीर है, तो इन सब के बेसिस पे उसे हम डिवाइड करते हैं। अब कुटीर उद्योग क्या है ये तो आपने सुना ही होगा। ये निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं कोई गाँव है जहाँ पे लकड़ी बहुत है तो लकड़ी की डोलची इत्यादि आपको दिख जाएगी, ठीक है। यदि कहीं की बहुत प्रसिद्ध मिठाई है, आप कानपुर या कहीं गए होंगे ट्रेन से, तो वहाँ पे एक जगह ऐसी है जहाँ पे मटके में एक मिठाई मिलती है, वो सिर्फ आपको वहीं मिलेगी। वो बहुत प्रसिद्ध मिठाई है, बहुत अच्छी भी होती है, तो वो एक तरह का कुटीर उद्योग होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। और कुटीर उद्योगों में ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि जो भी मिट्टी के बर्तन हैं वो भी आते हैं, क्योंकि ये उनके स्थानीय लोगों की कला होती है। वो अपने तरीके के रंग यूज़ करते हैं, फिर उससे अच्छे से बनाते हैं। ये छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। इसमें पूंजी भी कम लगता है और प्रॉफिट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और यही अगर हम किसी एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके लॉन्च करते हैं, अगर इन्हीं चीज़ों को हम ऑनलाइन कर देते हैं, एक बहुत अच्छी वेबसाइट बना देंगे, तो फिर इन चीज़ों की प्राइस रेट भी इंक्रीज़ होगी और ये छोटे पैमाने के नहीं बल्कि बड़े पैमाने के उद्योग कहे जाएंगे, ठीक है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को उनके पैमानों के आधार पर दो समूहों में बांटा गया है। परंपरागत वृहत है और उच्च प्रौद्योगिकी वाले वृहत औद्योगिकीकरण, जिनका जो विकास है वो कम देशों में हुआ है। लेकिन जो परंपरागत औद्योगिक प्रदेश है ना, इनका विकास काफ़ी अधिक देशों में हुआ है। कच्चे माल पे आधारित उद्योग, कच्चे माल पे कई सारे उद्योग हैं जिन्हें 5 भागों में बांटा गया है। कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित व पशु आधारित। पशु यानी कि दूध, अगर इनका बिजनेस कर रहे हैं तो ये कच्चे माल हैं। फिर कृषि आधारित है, खेतों में जो भी है जैसे फलों के रस, पेय पदार्थ, शक्कर इत्यादि, आपके अचार हो गए, ये सारी चीज़ें। फिर खनिज पे आधारित यदि है तो कुछ अलौह धात्विक खनिजों का उपयोग होता है, जैसे कि एल्युमिनियम, तांबा हो गया। जवाहरात उद्योग, सीमेंट, मिट्टी इत्यादि अधात्विक खनिजों का प्रयोग इनमें किया जाता है। रसायन की बात करेंगे तो जैसे नमक, गंधक, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। वनों पे आधारित उद्योग, कागज हो गया, लकड़ी हो गई, लाख उद्योग हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उत्पादन एवं उत्पाद आधारित उद्योग, आपने कुछ मशीनों एवं औजार देखे होंगे जिनके निर्माण में लौह इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। लौह इस्पात स्वयं में एक उद्योग है। वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे कि लौह इस्पात वस्त्र उद्योग के लिए इन सारी चीज़ों से मशीनें बनती हैं। फिर इन मशीनों का उपयोग करके उपभोक्ता जो है वो अपने कपड़े बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ों का बनाया जाता है जो कि एक बेस होती हैं, जो एक खुद किसी के लिए कच्चा माल होती है। जैसे यदि हम ट्रैक्टर बना रहे हैं, ठीक है, तो वो भी तो जाके खेतों में काम ही करेंगी ना, वो वहाँ काम करेंगी, उगेगी, फिर वो फसल जाएगी मशीनों में, उन्हें भी किसी न किसी मशीन से ही बनाया जाएगा, उसके बाद वो मार्केट में आएगी। तो उसमें कई सारी चीज़ों का सपोर्ट होगा। स्वामित्व के आधार पर उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। भारत में बहुत सारे उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के ही अधीन मिलेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सरकारी दोनों प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। निजी क्षेत्र में उद्योगों का स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है। ये निजी संगठनों द्वारा संचालित होते हैं। पूंजीवादी देशों में अधिकतर उद्योग जो है वो निजी क्षेत्रों में ही होते हैं। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का संचालन संयुक्त कंपनी के द्वारा किसी निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयासों के द्वारा किया जाता है।
परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश, कुछ ऐसे भी होते हैं जो परंपरागत होते हैं कई सालों से, जैसे कि कोयला हो गया, भारी इंजीनियरिंग, रसायन का कोई निर्माण, दवाइयों की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां। तो ये सारे जो निर्माण उद्योग के रोजगार का जो अनुपात है ये भी काफ़ी ज़्यादा ऊंचा होता है। उच्च गृह घनत्व, जिसमें घर घटिया प्रकार के होते हैं एवं सेवाएं अपर्याप्त होती हैं। बेरोजगारी की समस्या, उत्प्रवास, विश्वव्यापी मांग कम होने से, कारखाने बंद होने के कारण पर्याप्त भूमि का क्षेत्र। यानी ये कुछ ऐसे होते हैं जिन पे यदि नुकसान हो जाए तो काफ़ी सारे घर भी बर्बाद हो जाते हैं। जैसे जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र मान लीजिए, यह लंबे समय से यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश रहा। कोयला, लोहा एवं इस्पात यहाँ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, परंतु कोयले की मांग में कमी आने के कारण जो उद्योग है संकुचित होने लग गया और धीरे धीरे उत्पादन का 80% लगभग रूहर से ही प्राप्त किया जाता है। लेकिन औद्योगिक अपशिष्ट की समस्या काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आ गई, जिसके कारण रूहर के भविष्य की संपन्नता कोयला के इस्पात के बजाय नए उद्योग जैसे कि ओपेल कार बनाने का विशाल कारखाना, नए रासायनिक संयंत्र, विश्वविद्यालय इत्यादि पे आधारित है। यानी वो फिर से बनने वाला है और वहाँ एक नया रूहर भूदृश्य विकसित हो रहा है। लौह इस्पात उद्योग इसी प्रकार होते हैं तथा सूती कपड़े के उद्योग भी इसी प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना। निर्माण क्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी एक नवीनतम पीढ़ी है। इसमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादकों का निर्माण गहन शोध एवं विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है। संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग व्यावसायिक श्रमिकों का होता है। ये उच्च दक्ष एवं विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिक वास्तविक उत्पादन श्रमिकों की संख्या में अधिक होते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा हम श्रमिकों की संख्या बढ़ाएंगे और श्रमिकों की दक्षता को बढ़ाएंगे, दक्षता का मतलब है वो टैलेंटेड भी होने चाहिए, उनके अंदर गुण भी होना चाहिए, वो कर्मठ होने चाहिए, गुणी होने चाहिए। यदि ऐसे श्रमिक आपके पास हैं तो आपका बिजनेस ऑब्वियस सी बात है कि वो इंक्रीज करेगा ही करेगा। ठीक है। और ऐसे में धातु पिघलाने, शोधन के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण एवं रासायनिक व औषधीय उत्पाद जो है ये काफ़ी प्रमुख स्थान रखते हैं। इस भूदृश्य में विशाल भवनों, कारखानों एवं भंडार क्षेत्रों के स्थान पे आधुनिक, नीचे साफ सुथरे बिखरे कार्यालय एवं प्रयोगशालाएं देखने को मिलती हैं। इस समय जो भी प्रादेशिक व स्थानीय विकास की योजनाएं बन रही हैं उनमें नियोजित व्यवसाय पार्क का निर्माण किया जा रहा है। वे उच्च प्रौद्योगिक उद्योग जो कि प्रादेशिक सांकेंद्रिक है, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता के लिए होते हैं, उन्हें प्रौद्योगिक ध्रुव कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकन घाटी एवं सिएटल के समीप सिलिकन वन प्रौद्योगिकी ध्रुव के अच्छे उदाहरण हो सकते हैं। यदि आपसे प्रौद्योगिकी ध्रुव के उदाहरण पूछे जाए तो आप 2 एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। सैन फ्रांसिस्को जो है उसके समीप एक सिलिकन घाटी है और सिएटल के समीप सिलिकन वन है। तो ये 2 एग्जाम्पल इसके बेस्ट एग्जाम्पल है और प्रेफरेबल भी हैं। ठीक है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। इस लेसन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से यही है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन कौन से उत्पाद कहाँ कहाँ होते हैं और कौन सी जगह क्या उत्पादन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस या फिर प्रमुख है। तो आप इन चीज़ों का एक डेटा लिस्ट तैयार कर लीजिए और उससे वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये 12th की एनसीईआरटी है, सो दैट बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसमें आपको डीपली अलग से सर्च करने के पढ़ने की इंपॉर्टेंस है। ये सिर्फ एक टॉपिक है, इस टॉपिक में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन इससे रिलेटेड जो हमारे देश में करंट में चल रहा है वो रिलेट करके आप पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और लगा हो कि कोई पॉइंट छूट गया है तो वो भी आप पूछ लीजिएगा। और आप जल्दी से डेटा क्लियर कर लीजिए, बना लीजिए। आप अपने डेटास को कुछ नीचे भी लिख सकते हैं अगर आपको कोई आइडिया लगे, या आपको डेटा से कुछ जुड़ा हुआ क्लास भी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। मैं वो डेटास पहले बनाऊंगी, फिर आप लोगों को वो चीज़ें अच्छे से पढ़ा भी दूंगी। ठीक है। सो थैंक यू।